नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट ड्रीमको में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को एक बेहतर आयाम दे रहे होंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे मूल विधि के संदर्भ में। सर्वप्रथम हम लोग उसमें देखे थे कि उसके सिलेबस के विषय में चर्चा की थी। चर्चा के उपरांत हम लोग देखे थे अपराध क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। इसके उपरांत इसी क्रम में आगे बढ़े थे। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस के चरण क्या होते हैं, ऑफेंस के तत्व क्या होते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर अपराध बनता है, इसकी चर्चा पिछले लेक्चर में कर लिए थे। तो मूल विधि में एक टॉपिक हमारा है जो सिलेबस में उल्लेख है। महिलाओं से संरक्षण की बात की गई है। महिलाओं के लिए संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम बने हैं, उन्हीं अधिनियम में से एक अधिनियम आज हम पढ़ेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी एक्ट, क्या पढ़ेंगे, डाउरी प्रोहिबिशन प्रोविजन प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज ये लाया क्या गया, जैसा कि लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि अधिनियम के समूह को कलेक्शन ऑफ एक्ट को ही संहिता कहते, संहिता जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम का समूह हो। विभिन्न प्रकार के नियम का समूह को ही कोड बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं संहिता। तो अलग अलग संहिता बनाई जाती, उन्हीं में रखा गया है। जैसे समय समय पे जब समाज के लिए कोई ऐसा कृत्य, कोई आपराधिक कृत्य होता है, उसके लिए राज्य के द्वारा, राज्य नहीं सरकार के द्वारा समय समय पर नियम और कानून बनाए जाते हैं। समाज आज़ादी के बाद बढ़ता हुआ महिलाओं के ऊपर जो पुरुष समाज था, पुरुष समाज महिलाओं को कुछ दृष्टि से देखता था। कभी कभी उनको कुछ दृष्टि देता था कि जब शादी होती थी, क्योंकि अपनी साक्षरता का अभाव था, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हुई नहीं रही थी महिलाओं के साथ, तो उनके साथ उनके शिक्षा दीक्षा लेके, उनके रहन सहन लेके समस्याएं उत्पन्न थी, उन पर अत्याचार होते थे। तो कभी कभी शादी ब्याह होने में दिक्कत होती थी। उन्हीं शादी ब्याह में महिलाओं की पढ़ी लिखी नहीं थी, शादी ब्याह नहीं होता था। और शादी ब्याह न होने पर जब शादी ब्याह भी होता था, उसमें दहेज की मांग की जाती थी। एक करार होता था कि आप अपनी बेटी को अमुक रकम देंगी, इतना रकम देंगी या इतनी संपत्ति देंगी तो शादी करें, लालच शर्त देकर लालच में शादी करती। अगर उस महिला द्वारा जो कानून है इस तरीके से की गई सहमति पर अगर वो समय से पूरी नहीं होती, तो उसके उपरांत पति द्वारा प्रताड़ना किया जाता है, या अपने जहाँ पे शादी होकर जाती थी महिलाएं, ससुराल जिसे कहते हैं, वहाँ पे उसके अन्य सदस्यों के द्वारा प्रताड़ना दी जाता है कि आप अमुक शादी में ये नहीं पाई, वो नहीं पाई। तो इन्हीं की रोक के लिए शादी में दहेज को देने और लेने के, जो देगा वो भी लेगा, दोनों के लिए अपराध बना दिया गया। कब बनाया गया? 1961 में। 1961 में 1961 में बनाया गया। 1961 में 1961 में। आइए इस पे देखते हैं कि कब लाया गया, कब पारित हुआ। तो 20 जनवरी, यहाँ लिखेंगे पारित का। पारित से तात्पर्य है कि सदन द्वारा अधिनियम बना दिया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो गया, वो पारित हो गया या अधिनियमित हो गया। अधिनियम
मित अधिनियमित हो गया 20 मई 1961 को, 20 मई 1961 को। और ये एक्ट लागू कब हो गया, यहाँ देखेंगे, लागू 1 जुलाई 1961 को, 1961 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसमें देखेंगे अध्याय कितने हैं, इसमें धाराएं, सेक्शन से देखेंगे धाराएं कितनी है, धाराएं कितनी हैं, 10 धाराएं हैं। सेक्शंस कितने हैं, 10 सेक्शंस हैं। डाउरी प्रोविजन, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में सेक्शंस कितने हैं, सेक्शंस अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो 10 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन, 10 धाराएं हैं। आइए इस जो अधिनियम में बना, जो चीज़ें बनी अधिनियम में, उसकी चर्चा कर दिए। अधिनियम कब बना और लाया क्यों गया, 1961 में बना, कब पारित हुआ, तो आप डेट याद रखनी होगी, 20 मई 1961 को, और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 1961 को, इधर लिखा है। धाराएं कितनी हैं, एग्जाम में डायरेक्टली हो सकता पूछ ले, तो धारा याद करना पड़ेगी। तो धारा 10 धाराएं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में 10 धाराओं का जिक्र किया गया। आइए आगे देखते हैं। इससे आगे में देखेंगे कि दहेज, अब तो हो गए, दहेज किससे कहते हैं, दहेज, आखिर दहेज होता क्या है। दहेज 2-3 शब्द याद करिए, शब्द के जिससे कन्वा आप दहेज को समझ लेंगे। एक शब्द होता है, जैसे क्वेश्चन, आप किसी से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे प्रश्नवाचक प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न कुछ शब्द होते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे। तो देखेंगे 2-3 शब्द याद कर लेंगे। दहेज क्या होता है उसको देखेंगे, कब, कौन, किसे, इसमें होता है कौन, दहेज कौन है, एक पक्षकार द्वारा, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को क्या देगा, कोई संपत्ति, याद रखिएगा, संपत्ति, यहाँ याद रखिएगा, क्या है, यहाँ देखिए डिफिनेशन यहाँ लिखी है, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं हमें, तो हम इसको पहले देख लें। यहाँ लिखा, ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विवाह के समय, विवाह के बाद या विवाह के पहले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति, उसके अलावा अन्य व्यक्ति, विवाह के दूसरे पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष, कहने का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दी जाने वाली करार या सहमति करार करता है या सहमति, उसी को दहेज बोलते हैं। आइए, एक तो परिभाषा लिखी है,
इसे हम अपने शब्दों में समझते हैं। दहेज, दहेज में क्या होता है, एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को संपत्ति के रूप में या कोई मूल्यवान वस्तु के रूप में दी जाती है, उसे ही दी जाती है, देने के सहमति की जाती है, या करार मतलब समझौता होता है, हामी भरना, उसी को दहेज कहते हैं। ये हम अपने समझते हैं क्या होता है दहेज। क्वेश्चन करते हैं क्या इसमें बात हुई है संपत्ति की, संपत्ति। सेकंड, दूसरा शब्द आया है मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है। प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति और संपत्ति। संपत्ति में संपत्ति दो तरह की होती है, संपत्ति दो प्रकार की होती है। संपत्ति के जो प्रकार हैं, एक होता है चल संपत्ति, एक होता है अचल संपत्ति। मूवेबल, नॉन मूवेबल। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति को ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में चर्चा की गई है, जबकि चल संपत्ति का भी उल्लेख बीएनएस की धारा चल संपत्ति लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चल संपत्ति इंग्लिश में से बोलते हैं मूवेबल, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति में कौन कौन सी आएगा? चल संपत्ति में बाइक, गहना, गाड़ी, मोटर, जितना दहेज मिलता है, आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो दहेज के तौर पे आपको बाइक भी मिलता है, 4 व्हीलर भी मिलते हैं, कूलर, पंखा इत्यादि, जो चल सके, ट्रांसफर हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सके, उसे ही चल संपत्ति बोलते हैं। गहना में आप रखिएगा, गहना में सोना चांदी लिख लीजिएगा, आगे अब एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इत्यादि। अचल संपत्ति जो चल न सके, जैसे यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल में, अचल संपत्ति का तात्पर्य है भूमि, कोई दुकान, मकान। कभी ये होता है कि शादी के बदले में कि एक पक्षकार से लड़के वाले लड़की के तरफ से मांगते कि हमें शादी में अमुक चीज़ चाहिए, तो कभी बाइक की डिमांड कभी 4 व्हीलर की डिमांड होती है। दूसरा पक्षकार, लड़की का पक्षकार वाला भी कभी को कहता है कि अपनी बेटी को, अपनी बिटिया को या अपने दामाद को क्या देते हैं, ज़मीन भी दे देते हैं, या कोई मार्केट में दुकान दे देते हैं, वो दहेज माना जाता है। कोई ज़मीन हुआ, कोई मकान हुआ, ये सब क्या आएंगे, ये भी दहेज के रूप में आएंगे। संपत्ति दो प्रकार है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। आशा करते हैं डेट इज क्लियर, आपको क्रम है यहाँ समझ में आ गए होगा। चल संपत्ति किसे कहते हैं, अचल संपत्ति। चल में याद रखिएगा, गहना, गाड़ी, मोटर,
और जितना आपको मिलता है खाना बनाने वाले सामान वगैरह, गैस चूल्हा, गांव बोलते हैं भदेली, इस टाइप के जो होंगे सब चल संपत्ति में आएंगे। अचल में भूमि, दुकान, मकान, जो चल ना सके, जो स्टेबल है। जंग जंगम, जंगम हिंदी में से और एक शब्द बोलते हैं जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसकी चर्चा भारतीय न्याय संहिता में की गई है, चल संपत्ति की। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन से याद रखिएगा, सेक्शन 2 सब क्लास 2(1) में धारा 2 के 21 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। अचल संपत्ति की परिभाषा संपत्ति अंतरण ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में संपत्ति अंतरण अधिनियम में दिया गया है। अचल संपत्ति क्या होती है? जैसे कि लॉ, जो व्यक्ति LLB करता है वो अलग से एक टॉपिक होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी का, तो उसमें इसकी परिभाषा दी गई, उसमें पढ़ाया जाता है। आशा करता है चल संपत्ति समझ में आएगा। चल संपत्ति किसे? अचल। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या इसे बोलते हैं वैल्यूएबल गारंटी। मूल्यवान प्रतिभूति एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? दस्तावेज होगा जो स्थानांतरण किया जा सके, लीगल भी हो। किससे? जैसे कोई बॉन्ड हुआ, चेक, एक अच्छा उदाहरण इसका है चेक। लिखा जाता है कि अमुक, हम तुम्हें शादी में 20 लाख का चेक देते हैं, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कहा जाता है। तो ये अच्छा उदाहरण है, जैसे याद रखिएगा। जैसे में मूल्यवान प्रतिभूति कोई मूल्यवान वस्तु है, वो भी दहेज में आती है। किसे दिया जाएगा? कंडीशन होगा किसे, ऐसा समझिएगा। एक लड़की तरफ, एक लड़का तरफ, दो पक्षकार होते हैं, एक देने वाला एक लेने वाला, दो पक्षकार होते हैं। लड़की की तरफ से लड़का के पक्ष को दिया जाता है, या लड़कों डायरेक्ट लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से कौन दे सकता है? उसके माता पिता, या उसका भाई, उसकी मौसी, उसकी ताई, कोई भी दे सकती है, कोई भी दे सकता है। किसको दे सकता है? लड़कों की तरफ से। किसको? लड़का का दे सकता है, या उसके माता पिता को दे सकता है, या उसके बहन को दे सकता है, या अन्य कोई संरक्षक या कोई अभिभावक उसे भी दे सकता है। ये देना लेना ही क्या है? प्रॉपर्टी सॉरी, देना लेना ही दहेज है। एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। कैसे दिया? प्रत्यक्ष विदेश है, अप्रत्यक्ष। यहाँ पे याद रखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। कब? या तो दहेज शादी से पहले दिया है, गवन के समय, गवना शादी से पहले दिया जाता है, जब उसका शादी होने से पहले कुछ अवधि के पहले ही, कि अमुक राशि, अमुक रुपये, अमुक वस्तु आपको समय से पहले, शादी अगर आज, शादी आज है, इससे 10 दिन पहले, या शादी के दिन उसी दिन डेट, उसी तारीख को, जिस दिन बारात आ रही उसी दिन, या उसके बाद 10 दिन बाद या दूसरे दिन कोई वस्तु दी जाती है, या देने का करार किया जाता है, या डायरेक्ट न देकर, या तो डायरेक्ट दिया समाज के सामने दी जाती, या तो डायरेक्ट न देकर उसको न देकर किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता कुछ समय के बाद, अप्रत्यक्ष रूप से, समाज न देख सके, तो वही दहेज कहलाता है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि दहेज कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है,
लड़की की तरफ से लड़का को, या लड़का की, ये नहीं है कि लड़की की तरफ से होता है, लड़का की तरफ से भी दहेज भी दिया जाता है। क्योंकि बीएनएस जो होता है, भारतीय संहिता जो है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, वो किस नर या मादा को उसमें जेंडर नहीं इंक्लूड करता है कि कोई लड़की ही देगा, लड़की ही नहीं देगा, लड़के भी देते हैं। दहेज लड़के की तरफ से भी दिया जा सकता है, लड़की की तरफ से भी दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको हम मिटाते हैं। जैसा कि किसे, ये तो समझा दिए किसे दिया जाता है। इसमें दो होंगे, एक लेने वाला होगा, एक देने वाला। लेने वाला, लेने वाला, देने वाला। और किस कैसे होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से भी दे सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, 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 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कहने का तात्पर्य है दहेज लड़की की तरफ से लड़कों को दिया जाए, या लड़की की तरफ से लड़के के माता पिता न देकर उसके किसी ताऊ को, चाचा को, चाची, चाचा को, चाची को या मौसी को देने का करार किया गया कि ब्याह करा दीजिए, ब्याह करा दीजिए, अमुक राशि दहेज में मिल जाएगी, या अमुक वस्तु या द्विचक्का गाड़ी ब्याह में दे दिया जाएगी। ऐसा ही बोला जाता है गांव देहात में, इसी तरीके से बोला जाता है कि फलान हमारी बेटी को, हमारी बेटी को, हमारी बेटी की शादी करा दीजिए, थर्ड पर्सन से करा दीजिए, तो हम ये उस दहेज में बाइक दे देंगे या कुछ और जो डिमांड करेंगे वो मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ये ना हो उसके माता पिता ना देखे, उसके किसी अन्य व्यक्ति को भी देना ही, या अन्य व्यक्ति को देना ही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो उसी समय डायरेक्ट दीजिए, या तो उस समय ना देके अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे दिन या कभी दे देना, जिससे समान ना दिखता है, समाज को जानकारी ना हो, वही दहेज कहलाती है। एक बात यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, याद रखने वाली, नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। नोट, नोट में लिखिएगा आप लोग, मेहर, मेहर, मेहर शरीयत अधिनियम 1939 का, मुस्लिम विधि अधिनियम 1939 में कहा गया है कि मुस्लिम में जो मेहर की रस्म होती है, मेहर की रस्म अदायगी होती है, उसमें मेहर की जो राशि होती है वो दहेज नहीं माना जाता। भारतीय परिषद अधिनियम में मेहर की राशि को दहेज नहीं माना गया है, याद रखिएगा। ये अपवाद है, यहाँ लिखिएगा अपवाद, अपवाद, एक अपवाद फर्स्ट, ये दहेज, दहेज नहीं है। और दूसरा क्या, गिफ्ट, उपहार। उपहार जो दिया जाता है लड़की की तरफ लड़का पक्ष को, या लड़का की तरफ से लड़की के पक्ष को उपहार दिया जाता है, उपहार भी क्या होता है, दहेज नहीं माना जाता। उपहार, 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 गिफ्ट, गिफ्ट दहेज नहीं माना जाता। दो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है एसआई में, क्वेश्चन एसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, मेहर की राशि, मेहर
की राशि जो होती है दहेज में सम्मिलित किया जाता है कि नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि महर की जो राशि होगी मुस्लिम विधि के अनुसार उसमें महर को दहेज नहीं माना गया है। महर और गिफ्ट जो लड़की की तरफ लड़का को या लड़का की तरफ लड़की की दी जाती है, उस गिफ्ट में कोई चीज़ हो सकता है। गिफ्ट में क्या होगा, कोई फूल देता है, कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, कोई पैसे देता है। गिफ्ट में क्या मिलता है, ऐसे ही तो होता है। कोई अंगूठी 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 पैसे, घड़ी इत्यादि मिलता है गिफ्ट में। गिफ्ट में इन सब वस्तुओं जो मिलती है एक गिफ्ट होती है। गिफ्ट में दिया गया दहेज नहीं माना जाता है। गिफ्ट में दी गई वस्तु दहेज नहीं मानी जाती। इसमें एक चीज़ और है, याद रखना होगा कि दहेज में सूची बनाई जाती है। सूची, अगर आप दहेज दे रहे हैं उसकी सूची तैयार की जाती है कि कौन कौन से वस्तु दी गई, कितनी वस्तु दी गई है, वो शामिल होता है। वस्तुओं को शामिल करना, उनकी संख्या जरूरी होती है। यहाँ पे याद रखना उपहार और मेहर गिफ्ट नहीं होते। गिफ्ट यहाँ एक चीज़ और याद करने की, गिफ्ट देने वाले की हैसियत पर डिपेंड करता है कि वो गिफ्ट है कि वो दहेज दे रहा है। किसी की 2 रुपये की औकात नहीं है, वो 50 लाख का गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट न मान को दहेज माना जाएगा। किसी व्यक्ति के पास साइकिल से चलने की क्षमता नहीं है, अब वो अपने बेटी को 4 व्हीलर दे रहा है, तो एक गिफ्ट ना मान के ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये दहेज है। दहेज खुद ना देगा। सपोज करिए कोई पिता है अपनी बेटी को कुछ नहीं दे रहा है, तो कुछ दिया नहीं, तो कहता कि अपने बेटे से कहता है कि अपनी बहन को तुम गिफ्ट कर दो, 2 लाख पैसे ले लो, बाइक खरीद के दे दो। अब बेटे की जो क्षमता है 2 रुपये की क्षमता नहीं, साइकिल से चलने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि एक अपराध कर बैठे हैं। एक अपराध है, दहेज भी एक प्रकार का अपराध है। अपराध जब होता है उसीलिए तो नियम और कानून बनाया जाता है। अपराध जब घटित होता है तो उसके रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार का अपराध तो करे बैठे। तो गिफ्ट में शामिल होगा। गिफ्ट किसे कहते हैं, उसकी हैसियत चेक की जाती है। अगर हैसियत उसकी है, गिफ्ट देने की क्षमता है, अगर कमा रहा 20,000 का, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, वो 5,000 का गिफ्ट कर दे तो लगता कि नहीं यहाँ 20,000 कमा रहे, 5,000 गिफ्ट कर सकता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य उस व्यक्ति की क्षमता देखी जाती है, गिफ्ट दे रहा है या दहेज दे रहा है, यही अंतर होता है। क्षमता का मापन होता है। आशा करते हैं आपको दहेज की परिभाषा समझ में आ गई होगी। याद रखिए दहेज की परिभाषा जो है, जनरल बात यह है कि किसी भी कोई चीज़, आप BNS पढ़िएगा, आप पर्यावरण एक्ट पढ़िएगा या मोटर वाहन एक्ट पढ़िएगा, सबसे पहले सेक्शन क्या दिया, सेक्शन 1 में क्या दिया रहता है, उसका नाम, उसका विस्तार, उसके क्षेत्र, कितने क्षेत्र तक विस्तार किया जाए या कितने क्षेत्र तक ये अधिनियम लागू होगा। सेक्शन 2 में क्या साधारणता दिया जाता है, सेक्शन 2 में उस क्षेत्र की, उस विषय वस्तु की परिभाषा दी रहती है। और सेक्शन 2 में याद रखिए परिभाषा कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 2 में या धारा 2 में। याद रखिएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुच्छेद करें धारा या सेक्शन 1 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 1 में उसका नाम, उसके विस्तार कहाँ तक लागू होगा, इसकी बात करता है। आइए एक एक करके हम अब आगे हम चलते हैं। इसे
यहीं से आगे चलते हैं, आप सेक्शन की बात करते हुए चलेंगे। अभी तक तो हम धारा देख लिए, तो दहेज देख लिए, दहेज किसे कहते हैं और क्या दहेज नहीं माना जाता, कोई कौन सी चीज अपवाद है, ये एक्सेप्शन आप याद रखिएगा। एक्सेप्शन है मेहर और उपहार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा एक में क्या कहा गया, धारा एक नाम विस्तार की बात करता है। धारा 2 क्या करता है, परिभाषा 2 दहेज डाउरी की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डाउरी, दहेज की परिभाषा की बात करता है। ये पहले देखिए। अब हम देखेंगे कि धारा 3 में क्या उल्लेख किया गया, यहाँ लिखेगा धारा 3, धारा 4, धारा 4A, इसी को 4 का भी बोलते हैं, धारा 4 का। जैसा कि धारा एक वाद है, वाद याद करिएगा। हरवंश सिंह बनाम गुरुचरण उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक वाद याद करिएगा, एक याद, हरवंश सिंह वर्सेज गुरुचरण कौर, यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगातार की जाने वाली दहेज की मांग क्या होगा, अपराध क्या करेगा, अपराध गठित करेगा। लगातार दहेज की मांग हो रही है तो कैसा क्या कर रहा है, मांग लगातार हो रही तो कैसा होगा, एक ऑफेंस होगा, एक अपराध होगा, अपराध गठन करेगा। तो ये वाद याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हरवंश सिंह वर्सेज गुरुचरण कौर उत्तर प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है, तो आपको इसमें दे दिएगा पर्यावरण संबंधित एक्ट से, मोटर वाहन एक्ट से। तो आपको याद है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित है, दहेज से संबंधित वाद है। एक कैसा केस है, केसला है, आपको याद रखना दहेज से संबंधित केसला है। आइए आगे देखते हैं कि धारा 3 में कहा गया है धारा 3 में क्या कि दहेज लेना, दहेज देना या दहेज के लिए दुष्प्रेरण करना, किसी को उस्काना कि दहेज दे के बिटिया का बिया कैदा, इस तरीके से अगर कोई कृत्य होता है तो एक प्रकार का अपराध घटित करता है। क्या करें, एक ऑफेंस कर बैठता है। जैसे कि अपराध पिछले लेक्चर में हम बताए थे, अपराध किसे कहते हैं, इसमें भी सुन लीजिएगा। समाज की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण जो गैर कानूनी हो या अवैध हो, इनलीगल हो, उसे ही अपराध कहते हैं। आशा करते हैं अपराध तो समझ में आ गया। अपराध को और बढ़िया से देखना तो पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो धारा 3 ही कहती है, धारा 3 में सेक्शन 3 में ही कह दहेज लेना, दहेज देना, अगर लड़की की तरफ से कोई दहेज दे रहा तो वो अपराध कर रहा, अगर कोई दहेज मांग रहा है तो अपराध करा, या तीसरा व्यक्ति कोई चढ़ा रहा उसे कि दहेज जग के बिया करे या दहेज लेके बिया कैला अपने बेटा, तो दहेज चढ़ाना या उसका आना दुष्प्रेरण
दुष्प्रेरणा करना, उसको मोटिवेट करना, कि मोटिवेट करके कि आप बिया का दहेज लेके या अपनी बिटिया का बिया दहेज लेके कर दीजिए। तो ये भी एक प्रकार का वो भी व्यक्ति एक प्रकार का आपराधिक कृत्य कर रहा है। कैसा कृत्य कर रहा है? आपराधिक कृत्य कर रहा है, अपराध कर रहा है। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। मिनिमम कितने वर्ष है? इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है कि 5 साल का मिनिमम सजा जो होगी, मिनिमम न्यूनतम लिखिएगा, न्यूनतम 5 ईयर सजा होगी। ईयर 5 साल। याद रखिएगा, दहेज लेना देना दोनों प्रकार, दहेज लेना, दहेज देना या दहेज दिलवाना, तीनों प्रकार से अपराध है, आपराधिक कृत्य है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 5 साल तक उसको सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। कितना? 15,000। उसको जुर्माना हो सकता है 15,000, या दहेज की रकम जितनी है उतने तक का। बाइक अगर 1 लाख है तो 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। इसलिए दहेज देना और दहेज लेना अनुचित चीज़ है, किंतु हमारा समाज ऐसा नहीं है। समाज में तो कुरीतियाँ पहले भी थी, अब भी हैं और चलती रहेंगी। क्योंकि जो व्यक्ति जॉब पा जाता है या जो लड़की जॉब पाई है तो कभी बेरोजगार से शादी नहीं कर सकती, उसको भी बढ़िया वो भी दहेज देगी। मतलब जो शिक्षित हैं वो भी एक तरीके से समाज को ये बढ़ावा दे रहे हैं कि दहेज देना। वो भी कहना शादी करेंगी किससे? जो मंथली का सैलरी बढ़िया कमाता हो, जो सरकारी जॉब में हो, सरकारी नौकरी वाले से शादी होगी। और सरकारी नौकरी के लिए कितना वो भी क्या नाम है पैसा देंगे, बढ़िया ठीक ठाक दहेज। वैसे वास्तविकता है कि दहेज लेना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो मतलब पढ़े लिखे इंसान की ही पहचान होती है कि सब चीज़ों से समाज को जो प्रथाएं झेल रही हैं उस प्रथा से निकालना, उस समाज को एक समाज को नई दिशा देना, जिससे ऐसी कुरीतियाँ समाप्त हो जाएं। इसके लिए समाज में जो कानून बने हैं, एक कानून अहम रोल अदा करता है। किंतु अभी भी दहेज चलता है, ऐसा नहीं दहेज दिया जाता है। व्यवहार में तो चीज़ अभी चल रही है, लेकिन नियमता क्या है? दहेज लेना और दहेज देना क्या है? दोनों अपराध है। इसलिए कभी भी आप लोग भी जो शादी करिएगा दहेज ना लीजिएगा। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। आइए, इसमें क्या है? पेनाल्टी गिविंग या टेकन डाउरी। क्या बात की है? जुर्माना भी होगा, जुर्माना देना पड़ेगा अगर ऐसा करते हैं। टेकन डाउरी, दहेज मांगते हैं तब भी अपराध है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 4 में देखते क्या है? धारा 4 में कि दहेज मांगना अपराध है। यहाँ दहेज लेना, दहेज देना और दहेज देने के लिए उस्काना अपराध है। धारा 4 में क्या है? दहेज मांगना दहेज मांगना भी अपराध है। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, अगर आप दहेज मांगते हैं तो एक प्रकार का अपराध करते हैं, तो आपको उसमें सजा भी हो सकती है। कितनी सजा का प्रावधान है? सजा का प्रावधान इसमें है मिनिमम कितनी सजा है? मिनिमम आप क्या रखिएगा? न्यूनतम 6 माह, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष। जुर्माना भी लगेगा, जुर्माना 10,000 रुपया, इकाई दहेज। या तो आप दहेज मांगते हैं तो उसके लिए आप एक प्रकार का आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। आपराधिक कृत्य होने के उपरांत आप पर
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 इम्प्लीमेंट होगी और सजा का भी प्रावधान किया गया है कि 5 न्यूनतम 6 माह तक की 6 माह का दंड, अधिकतम 2 वर्ष, जुर्माना 10,000 तक लगाए जा सकते हैं। देखते हैं धारा 4A, इसमें कहा गया कोई दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी, यहाँ लिखा है दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी। अगर कोई अखबार है, कोई समाचार पत्र है, अगर उस पर दहेज का विज्ञापन या पर प्रिंट करा रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, क्या मुद्रित कर रहे हैं, उसका प्रकाशन कर रहे हैं, प्रकाशन। तीसरा क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, तो एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध की बात करता है धारा 4A। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, ऐसा कोई संस्था करता है, ऐसा कोई समाचार पत्र करता है, समाचार पत्रों में लिखा रहता है कि वर वधू के लिए अमुक रिश्ते की बात करता है, फ्रंट पेज पे लिखा रहता है। उसमें ये नहीं कि दहेज को बढ़ावा देने के लिए उनको विज्ञापन निकाले कि वर वधू ढूंढे, उनको बदले में 50 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा कोई, या शादी करें तो आपको कोई लड़का किसी लड़की से अगर शादी करता है, ऐसा विज्ञापन निकाल देते हैं, कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है, उसको एक बाइक मिलेगी। ऐसी कोई गतिविधि होती है तो भी एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। ऐसे में दंड का प्रावधान किया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इसमें भी बात की गई है कि आइए आगे देखते हैं। जैसा कि विज्ञापन पे आपके क्वेश्चन हो सकते पूछे जाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, ये सेक्शन कि अखबार में निकाले गए जो समाचार पत्र उसमें विज्ञापन निकाला जाता है कि शादी करने के लिए दहेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें आप तो कैसा अपराध हो रहा है कि नहीं, तो उसमें आपको टिक करना होगा कि ये एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। सजा यही होगा 5 साल तक कारावास का दंड मिलेगा। आशा करते हैं सेक्शन 3 भी समझ में आ गया होगा, सेक्शन 4 भी समझ में आ गया, और सेक्शन 4 का भी हम यहाँ से बोल देते हैं। आप लोग एक बार देखिए, देख के समझिएगा। धारा 3 में है दहेज लेना, दहेज देना या दहेज के लिए उस्काना, तीनों ही अपराध है धारा 3 में। धारा 4 में क्या है? दहेज मांगना ही अपराध है, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इसके लिए न्यूनतम 6 माह का सजा, अधिकतम 2 वर्ष का सजा, जुर्माना कितना 10,000 तक हो सकता है। सेक्शन 4A में दहेज के विज्ञापन पे रोक है, दहेज के विज्ञापन पे रोक लगाई गई है। इसके में कोई प्रकाशन नहीं कर, कोई प्रिंट नहीं कर सकता, कोई दहेज के लिए, दहेज को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार नहीं कर सकता। इसके लिए पाबंदी की बात की गई है। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धारा 5 में कहा गया है दहेज के लिए करार या समझौता। कोई व्यक्ति दहेज लेता है, दहेज के लिए सहमति देता है या समझौता कर लेता है कि शादी के बदले में हम दहेज देंगे, तो ऐसा क्या होगा? ये कोर्ट के सामने ये शून्य माना जाएगा। समझौता कैसा होगा? शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा या अमान्य कर दिया जाएगा, ये मान्य नहीं होगा।
दहेज के लिए कोई समझौता किया कि शादी हो, दो पक्ष हैं, लड़का और लड़की, लड़का लड़का एक पक्ष है इधर, एक पक्ष इधर है, लड़की, दोनों के अभिभावक के मत यह समझौता होता है कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए हमारी बेटी से, लड़का के पक्ष से, लड़की के पक्ष वाले कहते हैं कि हमारी बिटिया से ब्याह कर लीजिए, लड़के पक्ष वाले से अपने लड़का का शादी कर दीजिए, उसके बदले में हम 2 साल बाद या 6 महीने बाद अमुक बी स्थान की एक ज़मीन मेरी है, उसको तुम्हारे लड़के के नाम कर देंगे, बी स्थान पर, या जिस लड़की जहाँ पे रहती है उसके पास कुछ ज़मीन है, तो एक समझौता दोनों पक्ष होता है कि शादी कर लीजिए, फलानी जगह की, अमुक जगह की जो ज़मीन है वो आपको कुछ दिन के बाद लड़के के पापा के नाम या लड़के के माता के नाम या लड़के के नाम अमुक ज़मीन को कर देंगे। ऐसा समझौता हुआ, ऐसा करार हुआ। अगर इस प्रकार का दहेज के लिए इस प्रकार का कोई समझौता है तो वो अमान्य माना जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि अगर वो दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, वो दहेज एक प्रकार का अपराध है, वो दहेज नहीं माना जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यही कहने का तात्पर्य सेक्शन 5 का था, धारा 5 की। धारा 5 की अब हम देखते हैं धारा हाँ, यहाँ पे धारा 6 की बात करता है, धारा 6, धारा 5, धारा 7, धारा 7, धारा 8। इसमें कहा गया कि महिला को अपने माता पिता से प्राप्त वस्तु, कोई लड़की है, उसकी शादी हो रही है, और शादी हो रही है तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को उसके भविष्य के कुछ कार्य के लिए कुछ अगर वस्तु दे रहे हैं या कुछ पैसे दे रहे हैं, वो अपनी लड़की को दे रहे हैं, अपनी लड़की को दे रहे हैं कि सपोज करिए कि अपनी लड़की के लिए लड़का के पक्ष के, लड़का के पापा को, यहाँ देख लेते एग्जाम्पल है, यहाँ देखें, लड़की के पिता लड़के के पिता, यहाँ याद रखिएगा हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। आप यहाँ, यह लड़की की माँ हो सकती है, माँ, पिता, भाई, दोस्त, मौसी, ताई, कोई भी हो सकता है, इधर भी कोई भी हो सकता है। अगर इन्होंने लड़की के पिता ने लड़के के पिता को, माता को या बहन को, किसी को दिया, लड़के को दिया कि कुछ राशि दे रहे हैं कि ऐसा है, भविष्य में हमारी बिटिया को पढ़ाना है, उसके पढ़ाई के लिए, उसके पिता को पैसा दिए पढ़ाई के लिए कि बिटिया हमारी उच्च क्लास में शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, उसके लिए पैसे, जो भी संसाधन की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता पड़ी, ये हमारी बेटी की है, ना कि ये दहेज है, इसको आप हमारी बिटिया को दे दीजिए। तो ऐसा जो रहेगा ये अपराध नहीं कहलाएगा। क्या? अपराध नहीं कहलाएगा। अपनी बिटिया को उसके भविष्य के लिए कुछ वस्तु के देना जो मूल्यवान हो, जिससे उसका जीवन सुख में रह सके, या अपने आर्थिक कुछ पैसे, जो कभी कभी गहना कुछ व्यक्ति देते हैं, कुछ व्यक्ति अपनी बेटी को देते हैं, ना कि दहेज देते हैं, बेटी के भविष्य में काम आने के लिए कुछ वस्तु का दान करते हैं। वो पैसे के रूप में हो सकता है, कोई संपत्ति के रूप में हो सकता है। तो ये क्या है? ये अपराध नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात है कि लड़की को उसके वारिस, उसका जो कोई वारिस, जो उसका बेटा होगा,
वो जैसे शादी करके लड़की गई, या तो उसी दिन दे दे या 2 दिन बाद लड़की को पैसा जो उसके पिता ने लड़के के पिता को दिया था कि हमारी बेटी के लिए, उसको दे दे, चाहे तुरंत दे दे या कुछ समय के बाद दे दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो एक प्रकार के अपराध कदम, पैसा वापस उस लड़की को करना ही होगा, क्योंकि हो सकता है उसके या तो कोई उसका वारिस आ रहा है, जैसा उसका पुत्र होगा, पुत्री होगी, उसको देना, उसके लिए रख दें। या एक और इसमें पॉइंट है कि जब तक लड़की 18 अगर अवैध से है, अवैध से कहने का तात्पर्य माइनर है, वो मेजर नहीं है, अगर माइनर है तो जब तक वो वयस्क ना हो जाए, 18 साल की उम्र क्रॉस ना कर जाए, तब तक जिस दिन क्रॉस कर गई उस दिन उस वस्तु को, उस संपत्ति को उस लड़की को देना होगा। लड़के के पिता जो लिए हैं या लड़के के पक्षकार जो लिए हैं, लड़के के पक्षकार वाली जो वस्तु लिए हैं उस लड़की को देना होगा जो लड़की के पक्षकार वाले ने दिया था। यहाँ पे आप एक शब्द नोट कीजिएगा, जो माइनर, यहाँ देखिए कि कभी कभी माइनर शब्द आया है कि अवयस्क लड़की करना, अवयस्क लड़की की शादी होती है तो इसके लिए कानून भी बना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी बना है। बाल विवाह मना ही है, भारत में कानून बना है इसके लिए कि बाल विवाह 18 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे समाज में आज भी किसी परिस्थिति के कारण, क्योंकि इतना विविधता वाला देश है, विभिन्न प्रकार के हैं, तो अभी भी शिक्षा दीक्षा का अभाव है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण कभी कभी बिटिया की शादी जो होती है 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। क्या होता है, कभी कभी पूर्ण रूप से बाल विवाह नियम तो एक तो है, व्यवहार में अभी भी प्रचलन में है कि शादी 18 साल से कम हो, 18 साल से कम के उम्र में भी हो जाती है। तो यही कह रहा कि अगर 18 साल से कम आयु की बिटिया है, अगर उसकी शादी हो जा रही है, तो जो वस्तु उसके जीविका के लिए, आगे जीविका चलाने की जो संसाधन, जीविका चलाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं या कुछ कार्य के लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए दिए जाते हैं, पिता ने वो दहेज नहीं दिया, वो अपनी बिटिया को दिया है, तो वो पैसे या उस संसाधन को उस बिटिया को दे या उसके वारिस को दे दें, या अगर छोटी है, कम उम्र की, अभी 18 साल से कम है, जिस दिन उसकी 18 साल आयु पूरी हो जाए या कोई एफडी वगैरह हो, तो उस दिन उस लड़की को पैसा रिटर्न कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई नहीं करता, ऐसे लड़का के पक्षकार नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से वो अपराध कर रहे हैं, इसके लिए वो दंड के भागीदार होंगे। आशा करते हैं सेक्शन 6 समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पॉइंट। एक पक्षकार यहाँ लिखे पक्षकार नहीं, विवाह के उपरांत या विवाह के समय या विवाह के बाद, विवाह के उपरांत लड़के के माता पिता को मिली वस्तु वर या वधू लिख लीजिएगा, जो यह हो सकता है लड़की की तरफ, लड़का दोनों तरफ हो सकता है कि नहीं, वर वधू जो भी हो, हम वधू लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इस वस्तु को, वर या वधू। यहाँ याद करिएगा, लड़का या लड़की लिख लीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों तरफ से होते हैं। लड़की के माता पिता को मिली वस्तु वर वधू को देना होगा, या उसके वारिस या वही वारिस जो उत्तराधिकार होगा, वारिस को देना होगा।
देना होगा। अगर लड़की यहाँ नया पॉइंट है, अगर लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है, कम उम्र की है तो 18 साल होने के बाद होने के बाद होने के बाद दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है लड़का लड़की की तरफ से या जो उसके लड़की को मिलता है कि उसके शिक्षा दिशा जीविका चलाने की कुछ लड़की को केवल दिया जाता है तो दहेज नहीं माना जाएगा। वो ऐसे में जो लड़के को पक्षकार को दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है या लड़की मम्मी पापा को, तो वो चाहिए उनको एक कर्तव्य ही बनता है कि वो लड़की को जब शादी हो तुमसे दे दें, या तो जब पुत्री हो तब दे दें, या तो उसकी उम्र अगर कम अभी हो तो 18 साल जब पूरा हो जाए तब दे दें। वस्तु में कुछ भी आ सकती, जमीन जायदाद वगैरह कुछ भी आ सकती है। आशा करते हैं समझ में। यहाँ देखते हैं, थोड़ा यहाँ लंबा होगा, लंबा हम देखते हैं कि यहाँ देख लेते हैं। सेक्शन 7 कहता है अपराध का संज्ञान कौन लेगा? अपराध का संज्ञान अधिकारी तो लेगा, अधिकारी लेगा। किसके आधार पर लेगा? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, या कोर्ट स्वयं से ले ले, या पीड़ित द्वारा जो कंप्लेंट है परिवारवाद दायर किया जाता है कोर्ट में, उसके आधार पर संज्ञान ले अपराध का। कैसा अपराध हुआ है, अपराध का संज्ञान से तात्पर्य है अपनी जानकारी में लेना कि अपराध कैसे घटित हुआ, कौन कहाँ अपराध हुआ, किसने किया है, इसका संज्ञान लेना। कौन लेगा? पुलिस अधिकारी ले सकता है या कोई मजिस्ट्रेट ले सकता है। कौन ले सकता है? थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको हम मिटाते हैं। इसमें कौन लेगा? कौन? इसमें दो होते थे, एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, और एक होता है शहर में, जो होता है शहर में मेट्रोपॉलिटन अधिकारी। मेट्रोपॉलिटन अधिकारी इसे ही बोलते हैं महानगर इसे ही बोलते हैं नगर मजिस्ट्रेट। इसमें कौन होंगे? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, इसमें प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम मजिस्ट्रेट जब कोई घटना, जो अपराध घटित होता है, दहेज से संबंधित कोई घटना घट गई है, उसका संज्ञान कौन अधिकारी लेता है? नगर मजिस्ट्रेट लेगा, या तो नगर मजिस्ट्रेट लेगा, या तो मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब आईपीसी थी, तब इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन बीएनएस में
नगर मजिस्ट्रेट की को ख़त्म कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया। अब कौन है? केवल ही न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वही अपराध का संज्ञान लेगा। सेक्शन 7 ही बोलता है संज्ञान को लेगा नगर प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन लेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा। पहले 2 लेते थे, महानगर में जो होते, नगर में जो होते थे, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता था, नगर मजिस्ट्रेट लेता था, किंतु अब ये नहीं होकर केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट रह गया, इसको समाप्त कर दिया गया है। कैसे लेता था? पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर। जब कोई घटना घटती है, सबसे पहले कौन आता है? पुलिस में शिकायत की जाती है, FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज करने के बाद वो रिपोर्ट कोर्ट जाती है, तो कोर्ट में सुनवाई होती है, तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेता है। संज्ञान को लेगा मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान लेगा मजिस्ट्रेट। कैसे लेता? आधार क्या बनाएगा? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, या तो स्वतः पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। यहाँ देखते हैं, केवल आप एक शब्द यहाँ लिखिएगा, न्यायिक संज्ञान को लेगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, इतना याद रखिएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसी को जिसे बोलते हैं, कोर्ट में ही बैठते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट। किसके आधार क्या बनाएगा? आधार यहाँ लिख लीजिएगा, आधार में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें होगा कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेगा। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस FIR दर्ज करती है, उसको कोर्ट में दायर करती है विवेचना करने के बाद, तो उसके आधार पर। दूसरा, स्वतः संज्ञान लेती है। स्वतः मजिस्ट्रेट कभी कभी कहीं से जानकारी मिल गया अपरिचित रूप से कि अमुक घटनाएं यहाँ घट गई, दहेज अपराध जैसी घटनाएं घटित हो रही है, तो खुद संज्ञान में ले लेगा कि स्वतः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले। या तो कंप्लेंट, या तो पीड़ित द्वारा परिवाद करने पर पुलिस द्वारा पीड़ित, जो पीड़िता है, जिसके साथ घटनाएं घटी है कि हमारी बिटिया को, जज साहब हमारी बिटिया को दहेज के चक्कर में मार दिए, कि कहीं कम दहेज दिए हैं, या तो गाड़ी मांग रहे थे, गाड़ी नहीं दे पाए हैं। अब ये लड़के पक्ष वाले घर में रहने नहीं दे, इसके साथ क्रूरता करते हैं, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति तो न्यायालय में जाकर परिवाद दायर करता है। परिवाद मीन्स कंप्लेन, कंप्लेंट दायर कर। इन आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे अपराध का संज्ञान। अपराध घटित हुआ है, कितना सही में घटित हुआ है कि नहीं घटित, इसकी भी इस तरह की जांच करते हैं। आशा करते हैं सेक्शन 7 समझ में आ गया। अब सेक्शन 8 देखते हैं। सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 में कहा कि अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय अपराध, जो दहेज जैसा अपराध, दहेज एक प्रकार का अपराध है। दहेज मांगना, दहेज लेना या दहेज देना, मांगना ही एक प्रकार का अपराध। एक ऐसा अपराध है, ये संज्ञेय है। कैसा है? कॉग्निजेबल है, और क्या है? अजमानती है, नॉन अवेलेबल है, असमनी है, नॉन कंपाउंडेबल है। 3 शब्द है
कॉन्यूजेबल, नॉन वेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। हिंदी में बोले संज्ञेय, अजमानती, समनी। कैसा है? संज्ञेय। इस संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध। कैसा अपराध? जो गंभीर हो, कि समाज की दृष्टि से ये उचित नहीं है, या राज्य की दृष्टि से जो बनाए कहते हैं संगीन अपराध। दहेज मांगना एक संगीन अपराध है। जमानत, अजमानती, अजमानती, नॉन अवेलेबल। कॉन्विजेबल में क्या होता है? कॉन्विजेबल संज्ञेय अपराध में होता है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है व्यक्ति। जो व्यक्ति अपराध करता है, संज्ञेय अपराध करता है, उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अजमानती में एक प्रकार का दहेज मांगना एक प्रकार का अजमानती अपराध है, नॉन वेबलेबल है। नॉन वेबलेबल तात्पर्य है कि दो प्रकार के होते हैं, एक जमानती एक अजमानती। जमानती मतलब होता है कि आप, कोई व्यक्ति है, जमानत मिलने का उसका अधिकार है। कोई व्यक्ति कोई घटनाएं घटी, उसका अधिकार है। जमानती अपराध, जमानती जो अपराध होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जमानती उसका अधिकार है कि हमें जमानत मिलने का। अजमानती मतलब अजमानत में ये अधिकार ने एक कोर्ट के विवेक पर तय करता है। मतलब न्यायालय जो तय करेगा, इसको कितने 15 दिन की बेल होगी, 15 दिन की सजा होगी, कि 1 महीने की, 2 महीने की। किसी देखेंगे कोई गंभीर अपराध करके 15 दिन छूट जाता, कोई व्यक्ति साल भर नहीं छूटता। तो दो प्रकार के, एक जमानती उसका अधिकार है। जमानत एक प्रकार का व्यक्ति का अधिकार होता है। अजमानती में अधिकार छिन जाता है। वो तय कौन करता है? समय सीमा कौन तय करता है? ये न्यायालय तय करता है। असमनी, असमनी से नॉन कंपाउंडेबल। असमनी मतलब समझौता। दो प्रकार ये भी, समनी असमनी, ये भी दो प्रकार के। एक समझौता होता है, एक न समझौता। अगर समझौता हो गया तो समनी अपराध है। अगर समझौता नहीं हो पा रहा, अब दहेज लेना किस प्रकार का? असमनी है, मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता, समझौता कॉपरेट नहीं हो सकता, इसमें समझौता क्यों नहीं, करार नहीं कर सकते। एक प्रकार का ऐसा अपराध है। एक इसमें सेक्शन 8 बताता है, समझौता, दहेज के मामले में समझौता नहीं हो सकता। अगर इस तरीके कोई अपराध घटित करते उसको सजा का प्रावधान। आशा करते हैं आपको सेक्शन 8 भी समझ में आया होगा। और सेक्शन बचा कितना? 9 और 10 यहीं पे देख लेते हैं। सेक्शन यहाँ देख लेते हैं। सेक्शन 9 और सेक्शन 10। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार नियम बनाइए। अब दहेज अपराध के लिए कौन नियम बनाएगा? केंद्र। और 10 में कहा गया है कि सेक्शन 10 में कहा गया है कि राज्य सरकार दहेज जैसी कुरीतियों पे वो कानून बनाएगी। वो तय करेगी कितने दिन की अवधि की ये सजा होगी, क्या इसमें बदलाव होगा। केंद्र सरकार 9 में केंद्र सरकार नियम बनाएगी, 10 में राज्य सरकार। किस पर नियम बनाएगी? दहेज से संबंधित नियम, दहेज परिषद से संबंधित नियम राज्य सरकार नियम बनाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जब नियम दहेज दिया जाता है, उसकी लिस्ट तैयार होती है, तो उसमें इसमें है केंद्र सरकार ने एक लिस्ट होती है। लिस्ट में बताता है कौन सी लिस्ट में अपराध किए हैं कि नहीं है, दहेज लेना अपराध है कि नहीं है, वो तय करता है। इसमें जो सजा का प्रावधान है, कम किया जाए कि ज़्यादा किया है, इस पर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। 10 में सेक्शन 10 में कहा गया, 9 में कहा गया केंद्र सरकार बने। इस क्रम में दहेज परिषद से संबंधित नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार भी बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। 9 में केंद्र सरकार, 10 में राज्य सरकार। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक शब्द बचा है,
यहाँ देख लेते हैं सेक्शन सेक्शन 8 ए और सेक्शन 8B बचा है, 8B आप यहीं देख लीजिएगा। इसमें सेक्शन 1 में था बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, सबूत का भार। सबूत का भार तात्पर्य है जिसके खिलाफ परिवार जांच किया हो, जिसके पास कंप्लेन की गई हो, जिसके खिलाफ, उसे अब प्रूव करना पड़ेगा जो अभियुक्त है। अभियुक्त तात्पर्य है जो आरोपी है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम ऐसा कारण, ऐसा आपराधिक कृत्य नहीं किए हैं, वो अपने प्रूव करे। कौन? बर्डन ऑफ प्रूफ में कहा गया, सबूत के भार में सेक्शन 8A में कहा गया कि आरोपी अपने आप को सिद्ध करे जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है न्यायालय में। अब वो अपने बचाव के लिए अपने आप को प्रूव करे कि हमने जो इस पॉइंट इन्होंने परिवार में दिए, कंप्लेन में लिखा है, ये पॉइंट हमने नहीं किया है, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। 8B में कहा गया है कि प्रतिषेध संबंधी अधिकार, प्रतिषेध दहेज लिखे, दहेज प्रतिषेध ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सेक्शन 8B में दहेज प्रतिषेध से अधिकार। दहेज प्रतिषेध अगर कोई व्यक्ति दिया है, इसमें कहा गया कि ऐसी घटनाएं हो उससे बचने के लिए उसके दहेज प्रतिषेध से बचने के लिए उसके अधिकार हैं कि हमें इसमें हम अपनी बात रखेंगे, कि आप अमुक कार ये व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया तो उसको अधिकार है कि दहेज प्रतिषेध से संबंधित उसको अधिकार मिला कि है अमुक कार हमने किया, अपने बचाव के लिए हम एक कार्य करेंगे। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? सेक्शन 8B में। आशा करते हैं आप लोग को दहेज से संबंधित जितने भी सेक्शन थे सब क्लियर हो गए हैं और हम लोग देख लिए हैं कि इसमें कौन कौन सी बातों को उल्लेख है और दहेज से संबंधित जो भी प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किए गए हैं, दी डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में जो सेक्शन 10 थे उस पर एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि 1 से 10 तक के सेक्शन को रिकॉल करेंगे। रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल सेक्शन सबसे पहले देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था, प्रस्ताव कब पारित हुआ था इसका, तो आपको याद रखना होगा 20 मई 1961 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 से। लागू 1 जुलाई 61 से। सही है। जैसा कि दहेज क्या है? दहेज क्या है? किसी संपत्ति का या मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का लेना देना ही दहेज है। कौन लेगा कौन देगा? जाहिर सी बात है, दहेज लड़का या लड़की की तरफ कोई भी लिंग भेद नहीं इसमें है। एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। संपत्ति का या
मूल्यवान कोई वस्तु है, मूल्यवान चीज़ें हों, उसका आदान प्रदान एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को जो दिया जाए वही किस प्रकार से दिया है, प्रत्यक्ष रूप से दिया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से करने का मतलब है लड़की वाले डायरेक्ट लड़के वाले को न देकर किसी उसके रिश्तेदार, किसी अभिभावक, कोई सगे संबंधी को दे सकता है। वही क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। डायरेक्ट क्या होगा, उसी समय डायरेक्ट या लड़के के माता पिता को दे देंगे, तो यही अपराध है, सॉरी यही दहेज है। और दहेज एक प्रकार के क्या है, अपराध है, ऑफेंस है। कैसी एक्टिविटी है, दहेज लेना देना ऑफेंस है, एक प्रकार का एक्टिविटीज कैसे है, ऑफेंस। सेक्शन कितने धाराएं इसमें है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में 10 धाराएं हैं। धारा 1 में क्या है, दहेज प्रतिषेध का नाम उसके भारत क्षेत्र पर उसका सीमा क्षेत्र तय करेगा कि कहाँ कहाँ तक लागू है। जिससे भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी पे लागू होगा। 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर पे कुछ प्रावधान, कुछ नियम जो भारत संबंधित थे वो लागू नहीं थे, किंतु जब उसको पुनर्गठन किया गया, राज्यों को पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से संपूर्ण भारत के जितने भी अधिनियम और प्रावधान हैं, नियम रेगुलेशन सब पे लागू होगा। एक में क्या बात करते हैं कि नाम की बात करते हैं, विस्तार कहाँ तक लागू होगा। 2 में क्या है, दहेज की परिभाषा, जो परिभाषा भी होता है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाए या एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या दिया जाएगा, कोई संपत्ति होगी या मूल्यवान वस्तु होगा। जैसा कि अब नोट करने वाली अपवाद क्या था, मुस्लिम विधि के अनुसार महर जो होती है, महर की राशि जो होती है वो दहेज नहीं होगा। और सेकंड अपवाद का इस सेक्शन क्या था, अपवाद था गिफ्ट, जो उपहार दिया जाता है लोगों की तरफ या लड़की के पक्ष से या लड़का की तरफ से जो उपहार दिए ये पर दहेज नहीं माना जाएगा। 3 में क्या कहा गया, 3 में कहा गया है अनुच्छेद बार बार याद आ रहा है सेक्शंस, क्योंकि वो पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पॉलिटिक्स शब्द होनी जुबान पे है, वही बार बार आ जा रहे हैं। चलिए सेक्शन धारा 3 में कहा गया है दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है, अपराध हैं। या दहेज देने के लिए दुष्प्रेषण करना, मोटिवेट करना एक प्रकार से क्या है, ऑफेंस है। इसके लिए सजा का प्रावधान है, कितने, 5 साल तक और जुर्माना 10,000 तक, या जो दहेज की रकम हो उस दहेज की रकम तक, जो दहेज दिए हो उसकी रकम। जैसे बाइक अगर 1 लाख की है तो वहाँ तक 1 लाख तक भी जुर्माना लग सकता है। दहेज तो हो गया। सेक्शन 4 में देखेंगे, 4 में क्या कहा गया, 4 में कहा गया दहेज मांगना। लड़की के पक्ष से लड़का पक्ष वाले अगर दहेज मांगते हैं एक प्रकार से ऑफेंस है। इसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक, न्यूनतम कितना, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष तक। सजा का प्रावधान 10,000 रुपया। आइए आगे देखते हैं। इसी के सेक्शन, इसी में एक खंड है धारा 4 का में, धारा सेक्शन 4A में कहा गया है दहेज से संबंधित विज्ञापन पे पाबंदी की बात है। दहेज संबंधित कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाए, उसका प्रचार नहीं किया जाए, उसको प्रिंट नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है, कोई संस्था करती है, तो एक प्रकार का ऑफेंस होगा या अपराध होगा। 6 में क्या कहा गया, 6 में 4 हो गया, 5 सेक्शन 5 में कहा गया दहेज के लिए कोई समझौता अगर कोई करता है कि एक पक्षकार जो है दूसरे प्रकार से समझौता किया जाता है कि हमारी पुत्री से अपने पुत्र की शादी करा दीजिए, इसके बदले में हम 25 लाख रुपए देंगे, या आज देंगे या तो तुरंत देगा या तो कुछ समय के बाद देगा, या कहेगा कि अभी मेरी बिटिया का नाम एफडी है, एफडी पूरी हो जाएगी, भविष्य में एफडी तुम्हें लड़का के पक्ष को दे दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई समझौता या करार किया जाता तो वो शून्य माना जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। तो
अमान्य कर दिया जाएगा, कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सेक्शन 7 में क्या है, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में कहा गया है कोई माता पिता अपनी पुत्री के शादी के समय अपनी पुत्री के शिक्षा दीक्षा या भविष्य में कुछ उसके पढ़ने वाले आवश्यकता के लिए अपनी बेटी के रूप में बेटी को कुछ वस्तु दे, कोई संपत्ति, कोई पैसे कौड़ी दे रहे हैं, तो ऐसी कृत अपराध नहीं घोषित किया जाएगा, ये अपराध नहीं है। अगर वो लड़की की उम्र कम है, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो इसके बदले में शादी के समय लड़की को जो रकम या कुछ कीमती वस्तु दी जाती है लड़के पक्ष की तरफ, लड़की की तरफ से लड़की के पक्ष को दिया है, लड़के के माता पिता को दिया जाता है या लड़को को दिया जाता है कि बेटिया जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो अमुक वस्तु दे दिया। अगर वो वस्तु 18 साल पूरा होने पे उस महिला को नहीं मिलता है, तो ऐसे में लड़के के पक्ष की तरफ वाले एक अपराध कर बैठते हैं, एक ऑफेंस कर बैठते हैं। इसमें होता है कि वो जो लड़की है अपने वारिस के लिए, जो उसका नाम उत्तराधिकारी आएगा, मतलब कहने का तात्पर्य बेटा बेटी, उसके लिए अगर दे रहे हैं तो उसको शादी के बाद जब भी हो उसको दे दिया जाएगा लड़के की तरफ से। मतलब कहने का तात्पर्य लड़के की तरफ से जो लड़के के पक्ष को, लड़की के माँ बाप जो अपनी बेटी को दिए हैं, वो लड़का के पक्ष वाले अपने पास नहीं रखेंगे, वो उन्हीं को वापस उनकी बेटी को वापस कर देना है। सेक्शन 6 यही कहता है। 7 कहता है अपराध का संज्ञान कौन लेगा। अपराध का संज्ञान लेके कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है ना, मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। पहले क्या होता था, नगर मजिस्ट्रेट होता था, लेकिन बीएनएस में नगर मजिस्ट्रेट को ख़त्म कर दिया गया है, वो आईपीसी में था। अब क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, वही संज्ञान लेगा। अपराध का संज्ञान कैसे होगा, तो किस आधार पर लेगा। आधार होगा पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर, या स्वतः लेगा कि कहीं पे अपराध ऐसी कुर्तियाँ चल रही हैं, अपराध का प्रचलन, दहेज का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। या पीड़िता के द्वारा कोई पीड़ित है, लड़की वाले को लड़के की तरफ परेशान किया जा रहा है दहेज के लेके, अगर पीड़ित है वो कंप्लेंट न्यायालय में कर देती है, तो इस आधार पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा कि आपराधिक गतिविधि हो रही है कि नहीं। सेक्शन 8 में कहा गया है कि अपराधों का संज्ञेय, जो अपराध में कानूनी जो ये अपराध है, दहेज लेना दहेज देना अपराध एक प्रकार का, ये किस प्रकार का है, इसकी प्रकृति क्या है, ये संज्ञेय अपराध है, नॉन अवेलेबल है। नहीं, इसमें एक कैसा है, कॉन्यूजेबल ऑफेंस है, वो कॉन्यूजेबल ऑफेंस है दहेज लेना, कॉन्यूजेबल संज्ञेय अपराध है। अजमानती है, संज्ञेय अपराध से तात्पर्य है बिना वारंट की गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें। अजमानती नॉन अवेलेबल, जिसमें व्यक्ति को एक अधिकार ना मिलता हो, व्यक्ति को एक जमानती में क्या होता है, व्यक्ति को अधिकार है कि जमानत तुरंत गया तो कोर्ट में गया तो जमानत लिए तुरंत हो जाता है। इसमें अजमानती में होता है कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकृति तक अपराध किया है, कितनी सज़ा देनी है, और कितने, अगर सज़ा किसी 2 दिन के 5 दिन या 1 दिन या तुरंत बेल दे देते हैं। यही कहता है कि अजमानती अपराध कैसा है, दहेज लेना अजमानती है, असामनी है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। अगर एक बार ऑफेंस हो रहा है तो इसमें समझौता नहीं, कोई करार नहीं कर सकते। नॉन कंपाउंडेबल है, असामनी अपराध है दहेज लेना दहेज देना। और 9 में कहा गया है, 9 में यहाँ पे एक शब्द और है, 8 में अनुच्छेद सेक्शन 8 में कहा गया है सबूत का भार जो आरोपी वो सिद्ध करे कि हमने एक ऐसा कृत्य नहीं किया है, अप्रूव्ड करे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 8A में कहा गया
धारा 8A में कहा गया है, या का में 8 में यही कहा गया है, वर्णन आपरो के सबूत का भार के आरोपी सिद्ध करे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 8B में कहा गया है दहेज प्रतिषेध से संबंधित अधिकार। 9 में कहा गया है, 9 में क्या केंद्र सरकार दहेज प्रतिषेध संबंधित कानून बनाएगी, दहेज से संबंधित कानून बनाएगी। 10 में कहा गया है कि राज्य सरकार दहेज से संबंधित कानून बनाएंगे। आशा करते हैं आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सारी धाराएं अच्छे से याद हो गई होंगी, और अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में है आपका छूटे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।